नमस्कार, मैं प्रांजल उपाध्याय गोरखपुर से। आप लोगों ने गोरखपुर में तमाम कोचिंग संस्था देखे होंगे। इन्हीं कोचिंग संस्था में एक गोरखपुर में स्थित पादरी बाजार के सिद्धार्थ क्लासेस के डायरेक्टर सिद्धार्थ कौशिक से हम बात करेंगे। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने हमें समय दिया। हमारे कोचिंग को इतना सम्मान मिला आपके द्वारा कि आप हमारे लिए समय निकाल करके जो है आए यहाँ पे और हमसे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और इस इंटरव्यू के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग जो कि अभी तक सिद्धार्थ क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक सही जानकारी पहुँचेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री प्रांजल उपाध्याय जी को। आप लोगों ने बहुत कोचिंग संस्था देखे होंगे, तमाम, जैसे एक दो नहीं, गोरखपुर में अब कुछ साइड तो कोचिंग हब बन चुका है। तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे कौशिक जी से। तो कौशिक जी, उद्देश्य क्या, आपका उद्देश्य क्या रहा है कोचिंग के पीछे? देखिए, उद्देश्य अगर मैं बनावटी बातें करूँ तो ठीक नहीं होगा। उद्देश्य दरअसल यही था कि शुरू में जब बच्चा 20-21 साल का हो जाता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। एक तो उसको करियर बनाना है, दूसरा चैलेंज रहता है कि अब वो उस एज में आ गया है कि वो घर से पैसे मांग करके हर काम नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में उसको खुद का कुछ करना होता है। तो मैंने ICSE बोर्ड से पढ़ाई करी है प्रॉपर, तो मुझे इतना नॉलेज तो था कि इनिशियल स्टेज में मैं अपने नॉलेज को ले करके किसी बच्चे को डिलीवर कर सकता हूँ। और इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कम से कम कुछ तो करना शुरू करो, खाली बैठने से अच्छा है। तो वहाँ से मुझे एक स्कोप मिला। उन्होंने ही मुझे बच्चे भी दिलाए, पेरेंट्स ने, और वहाँ से जो है वो ये काम स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे जब इस काम में इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो फिर जो है वो पढ़ाना छोड़ करके किसी दूसरे काम में इंटरेस्ट आया ही नहीं उसके बाद। तो आप यही कह सकते हैं कि माँ बाप से प्रेरणा मिली है, और जब कमी होती है किसी चीज़ की जीवन में तो वहाँ से खुद ब खुद प्रेरणा पैदा होती है। आपको पहला बच्चा दिलाया कौन? जैसे आप बता रहे हैं घर से पहला बच्चा मिला, तो आपको पहला बच्चा दिलाने का कौन, मतलब इसमें किसका हाथ, योगदान किसका रहा इसमें? योगदान, ये सीधा सीधा योगदान हमारे पिताश्री परम पूजनीय श्री गिरिजेश चंद जी का है। उन्होंने ही मुझे पहला स्टूडेंट दिया। और उनके एक फ्रेंड हैं और उनकी बच्ची थी जो तो उस समय क्लास 2 में पढ़ती थी। अब तो वो क्लास 12 पास हो गई है, और क्लास 12 तक मैंने उसको पढ़ाया। क्लास 2 से लेकर के लगभग 10-11 साल मैंने उसके साथ था, उसको पढ़ाया। तो वहाँ वही मेरी पहली स्टूडेंट है। और जब एक बच्चा मिला तो काम अच्छा किया गया, इंटरेस्ट आया, तो धीरे धीरे अब प्रेरणा आपको सबसे पहले तो माँ बाप से लेनी चाहिए, उसके बाद अपने गुरुओं से लेनी चाहिए, और आसपास के जो अच्छे लोग हैं जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं उनसे लेना चाहिए। प्रेरणा तो आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें हमें नहीं सीखनी है समाज के अंदर। आपका पिताजी का उद्देश्य क्या था, मतलब उनकी इच्छा क्या थी? आपको डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, टीचर, वो आपको एज अ किस रूप में देखना चाहते थे? उनकी भी कुछ ख्वाहिश रही होगी। आपको क्लियरली बोलूँ तो हमारे पिताजी जो थे वो बहुत मेहनती इंसान थे, और एजुकेशन वाइज देखा जाए तो वो लोग विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इस वजह से एजुकेशन जो CBSE ICSE मतलब हायर एजुकेशन होता है वो उनको नहीं मिला था। इस वजह से एजुकेशनल फील्ड के बारे में जानकारी कम थी, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते थे कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा करे। तो सबसे पहले तो हम लोग गांव से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ आकर के एजुकेशन हमारा स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो ये सब कुछ उन्हीं का देन है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो तुम्हारा मन करता है वो बनो। एक दो बातें उन्होंने सिखाई। सबसे पहली बात कि जिम्मेदार बनो। अगर जिम्मेदार रहोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे, और जब लोग किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो वो उसको खुद ब खुद आसमान में बुलंदी तक पहुंचा देते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई कि अगर 100 रुपये कमाते हो तो 50 रुपये बचाना है। 50-50 रूल, कि 2 पैसा कमाते हो तो 1 पैसा बचा लेना। तो ये 2 रूल जो है वो हमेशा अपने साथ लेकर के मैं चलता हूँ। इस समय आप कई बच्चों के गुरु होंगे, तो आपका गुरु कौन रहा बचपन में, आप ये बताएं। जैसे इस समय आपके कई शिष्य होंगे, उनके आप गुरु होंगे, तो आपका गुरु कौन रहा, आप किसके शिष्य रहे थे? अब देखिए, बचपन से मैं सेक्रेड हार्ट एकेडमी से पढ़ा हूँ, ICSE बोर्ड है, तो वहाँ जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे वो मार्गदर्शन करते थे। लेकिन एक होता है टीचर और एक होता है गुरु, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है।
तो बेसिकली गुरु जो थे वो हमको मिले हैं हमारे कोरोना काल के समय। सही में बताऊं तो उसके पहले तो मुझे बस टीचर्स मिले जो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते थे। गुरु का मतलब होता है वो व्यक्ति जो तुमको सोचना सिखा दे। गुरु का मतलब होता है वो व्यक्ति जो तुमको किस समय क्या बोलना है इसका ज्ञान दे, किस समय क्या डिसीजन लेना है, ये जो व्यक्ति सिखाता है उसी को गुरु कहा जाता है। तो ये गुरु जो है वो मुझे अवध प्रताप ओझा सर हैं, जिनको मैंने सुनना शुरू किया लगभग 5 साल पहले से। तो वहाँ से मुझे फील हुआ कि ये आदमी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, ये आदमी मेरे जैसा ही सोचता है, ये आदमी मेरे जैसा ही बोलता है। तो हम उनको अपना गुरु मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं और लगभग उन्हीं की बातों को फॉलो करते हैं। और एक ही गुरु हैं हमारे, श्री अवध प्रताप ओझा जी, और उन्हीं का मार्गदर्शन जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। कठिनाइयाँ क्या रही? कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने खोला, इसमें कुछ तो कठिनाइयाँ आई होगी, कुछ स्थिति परिस्थिति बनी होगी, बिगड़ी होगी, क्योंकि आज आपके इंस्टीट्यूट का नाम है और पादरी बाजार में एक अच्छे बाजार में स्थित है आपका कोचिंग सेंटर, तो ये आम बात नहीं है। तो इसमें कठिनाइयाँ क्या आई, आप जरा ये बताइए। इसमें कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं। दूर से तो बहुत आसान दिखाई देता है कि इनका घर था तो कोचिंग खोल ली और बैठ गए हैं और पढ़ा रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं, भीड़ लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। पहली बात तो जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो उसके पास नॉलेज आ जाता है, लेकिन नॉलेज होना और नॉलेज दूसरों को समझा पाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो PhD करके आए हैं, लेकिन वो क्लास 8 के बच्चे को सही से समझा नहीं पाएंगे, लेकिन एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी छोटे बच्चों को अच्छे से पढ़ा ले जाएगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपके पास ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे टीचर बन जाएंगे। टीचिंग करना एक कला है, वो सबके अंदर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक टीचर मानसिक रूप से बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि दिन भर उनको बच्चों के साथ रहना है और ऐसे बच्चों के साथ रहना है जो इमेच्योर हैं। क्लास 12 तक का कोई बच्चा इमेच्योर होता है, तो इमेच्योर लोग कभी मैच्योरिटी वाली बात करेंगे नहीं, आपको परेशान करेंगे, टीज करेंगे, आपको हमेशा आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको गुस्सा है, आप झल्लाएं, आप उनको मारें, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस्ड ब्रेन रखना है ना। तो सबसे पहला जो टीचर के लिए संघर्ष होता है वो यही होता है कि कठिनाइयों में बच्चों से निपटना कैसे। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां बच्चों के ऊपर टीचर्स के ऊपर बच्चे हाथ उठा देते हैं। अभी एक बड़ी कोचिंग संस्था है हमारे देश में, उसके एक टीचर के ऊपर बच्चे ने चप्पल चला के मार दिया। तो मुझे कुछ ऐसा रिलेशन बच्चों के साथ बनाना होता है कि मैं आगे जाकर के मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कुछ। तो सबसे पहला टीचर की तो यही जिम्मेदारी है कि उसका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरा कि उसको गरीब बच्चों को ही पढ़ाना है, अमीर बच्चों को ही पढ़ाना है, ठीक है। तो उसके अंदर भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। भेदभाव जैसे कोई हिंदू आ रहा है, कोई मुस्लिम आ रहा है, कोई सिख जात से आ रहा है, किसी दूसरे रिलीजन का कोई आ रहा है, तो सबको इक्वालिटी से वो देखे। धर्म नाम तो शिक्षा में कभी धर्म आना ही नहीं चाहिए, धार्मिक नाम पे कभी पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जब कंपटीशन बढ़ जाता है, पहले क्या था, मैं पढ़ाता था तो बच्चे मेरे यहाँ डेमो लेने आते थे। डेमो लेने के बाद वो क्लास करने असुरन जाते थे, क्योंकि उनको लगता था ये पादरी भी कौन पढ़ाते, अच्छा पढ़ाई होता नहीं, कैसे कोई पढ़ाएगा बढ़िया, यहाँ टीचर वहाँ बढ़िया होता है। जैसे अभी IAS का कोचिंग करना हो तो बच्चे इलाहाबाद में नहीं रुकते हैं, सीधे कहते हैं दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में अच्छे टीचर मिलते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो माहौल यहाँ है थोड़ा सा बेटर वहाँ हो सकता है, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो कहीं पढ़ लेता है। अब जब धीरे धीरे यहाँ पे कोचिंग्स खुल गए हैं, विदिन 500 मीटर के अंदर में 10 से ज़्यादा कोचिंग है, कंपटीशन बढ़ गया। पादरी के अब बच्चे असुरन नहीं जाते हैं पढ़ने, पादरी के सारे बच्चे पादरी में पढ़ते हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया। अब मान लेते हैं 5 कोचिंग है, तो बच्चे जो भी हैं वो उन्हीं 5 में बटे हुए हैं ना, तो जो बेहतर पढ़ाएगा उसके पास बच्चे जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो दूर से नज़र आ रहा है कि ABCD क ख आ गया, थोड़ा बहुत फिजिक्स जान गए और पढ़ाने लगे, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं ऐसा लोग। और आजकल एक नया सिंड्रोम निकला हुआ है कि हम कुछ नहीं कर पाए तो पढ़ाने लगे। ये बहुत बड़ा सिंड्रोम है, ये एक बीमारी है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चलो 2-4 बच्चों को इकट्ठा कर लें, उनका भविष्य बर्बाद करें। तो ये नहीं करना है। अगर आप सीरियस जब तक नहीं है, प्रोफेशनली आप सीरियस नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed किया, B.Ed के बाद M.Ed करा है, M.Ed मेरा चल भी रहा है। तो मेरी डिग्रीज ये बताती है ना कि मैं एजुकेशन के लिए सीरियस हूँ, तो आपको पहले सीरियस होना पड़ेगा। मार्गदर्शक आपका कौन रहा? किसको देख के, किसके पाथ पे आप चले?
देखिए, सबसे पहले तो किसी भी बच्चे के लिए मार्गदर्शक जो है उसके पेरेंट्स होते हैं। जब हम मेरा दुकान है, दुकान में पिताजी बैठते थे और वो काम करते थे तो मैं उनको देखता था कैसे 2-2 रुपये 4-4 रुपये के लिए आदमी संघर्ष करता है। तो वहाँ से ये समझ में आया कि 2 रुपये 4 रुपये, हालांकि मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करता था। पहले पैसे चुरा लेता था, पैसे चुरा करके कोई सामान खरीद लेता था। मुझे लगता था कि जो सामान मैं पैसे चुरा के खरीद रहा हूँ वही मेरा है और ये दुकान मेरा नहीं है। लेकिन आज वो सामान मेरे पास नहीं है और दुकान मेरे पास है। समझ में आ रहा है? तो ये छोटे एज में ये समझ में नहीं आता कि क्या मेरा है क्या नहीं है। जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपको लगता होगा ये मोबाइल मेरा है, लेकिन जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका नहीं है। जिस तरह का लगाव आपका आपके फ़ोन के साथ है, उस तरह का लगाव आपका आपके घर के साथ नहीं है। क्योंकि ये लगता है ये मेरा है, सिर्फ इस पे किसी का हक नहीं है। लेकिन घर में तो मम्मी भी रहती हैं, पापा भी रहते हैं, बहन भी रहती है, सब लोग रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो अपनापन होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर कोचिंग को लेकर के अपनापन था, तभी तो आप उतने दूर से आए ना यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। तो अपनापन की भावना होनी चाहिए। आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे आपकी कोचिंग में आए? हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि किसी बच्चे पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालता हूँ। मेरे पास कोई नया बच्चा आता है, मैं पहले उससे फ्रैंकली बात करता हूँ। उसको इतना ज़्यादा, देखो ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब बच्चा पहले दिन कहीं जा रहा है तो वो बहुत डरा हुआ रहेगा। तो पहले दिन जब कहीं जा रहा है तो उसको एक ऐसा माहौल चाहिए कि वो तुरंत उस माहौल में घुल मिल जाए और उसको लगे यार ये तो अपने घर जैसा है कि नहीं है? तो पहले दिन जब कोई बच्चा आता है तो एकदम मैं बिल्कुल उससे दोस्त की तरह बात करूंगा। पहले उसको समझ लूंगा, उसका क्या हिसाब किताब है, कहाँ से आया है, किस बैकग्राउंड से आया है, फादर क्या करते हैं, कितना उसके एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, उसके हिसाब से जो उसके लिए किया जा सकता है मैं करता हूँ। मेरे पास जितने भी 11th-12th के बच्चे आते हैं, मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि तुम किताब खरीदो 500-500 की। मेरे पास कुछ किताबें हैं और उन्हीं किताबों के थ्रू जो है वो बच्चे मेरे 11th-12th के पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ जो जितने बड़े बड़े कोचिंग्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर सारे मेरे पास हैं। उन क्वेश्चन पेपर को मैं उनको सॉल्व कराता हूँ। मतलब आपको लगभग फैसिलिटीज़ वही मिल रही हैं, वही पेपर, वही सारा आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं जो आपको बड़े बड़े कोचिंग्स में मिल रहे हैं। और वो चीज़ मैं एक सिंपल से अफोर्डेबल फीस पे आपको घर पे बैठ करके आपको दिला सकता हूँ, दे सकता हूँ। इस वजह से बच्चा सोचता है यार मेरा पैसा भी कम लग रहा है, मुझे समय भी अच्छा मिल रहा है। 5 घंटे से ज़्यादा समय कोचिंग चलता है मेरा, तो 5 घंटे समय मिल रहा है। इतना तो बड़े कोचिंग में देने के लिए मुझे 2.5 लाख रुपए लगते थे, लेकिन यहाँ मैं पढ़ ले रहा हूँ, मुझे इज्जत भी मिल रहा है, टीचर मेरे से अच्छे से बात भी कर रहा है। इस वजह से बच्चा जो है मोटिवेट होता है, हाँ यार इनके पास मुझे चलना चाहिए। तो 5 घंटा एक ही बैच पढ़ाते हैं कि अलग अलग बैच पढ़ाते हैं? 5 घंटा बैचेस तो अलग अलग हैं। जैसे 11th का एक बच्चा पढ़ लिया, 1 घंटा अगर वो पढ़ लिया तो उसके बाद उसको 4 घंटा अलग से मैं देता हूँ कि तुम बैठ करके सवाल लगा सकते हो, बीच बीच में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। मतलब वो एक मिनी स्कूल है, वो अब कोचिंग नहीं रह गया, वो एक मिनी स्कूल की तरह बन गया कि पढ़ना तो आपको 1.5 घंटा है, लेकिन आप वहाँ बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं, सीख सकते हैं नई नई चीज़ों को। तो इससे एक लाइब्रेरी और साथ में फ्री वाईफाई भी है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, वैसे तो बच्चे वाईफाई का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो है अच्छे इस्तेमाल के लिए। उसको जो अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो अनलिमिटेड डेटा जो है, एक क्लिक पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम पैसे में आपको घर बैठे बैठे सब्सक्रिप्शन दे दे रहे हैं। आप 2,000, 2,500, 3,000 में वो शिक्षा ले सकते हैं जो दिल्ली में जाके 3-3 लाख रुपए सालाना खर्चा करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। गार्जियंस को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? आप बच्चों के बारे में बताते हैं? जैसे कोई बच्चा कमज़ोर होता है, आप गार्जियन को, मतलब एक होता है ना गार्जियन को भी संभाल के बच्चे को आगे बढ़ाना। कई गार्जियन ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, तुरंत नहीं समझ पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मेरा बच्चा आगे बढ़े, वो उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो आप उन गार्जियन को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि गार्जियन किस टाइप का है। ठीक है, गार्जियन 3 तरह के हैं। एक जो पढ़े लिखे हैं, एक जो एवरेज पढ़े लिखे हैं, और एक जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। जो गार्जियन बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो बहुत सीधा साधा है। ठीक है, आप उसको जो बोलेंगे वो मान लेगा। आप कह देंगे कि आपके बच्चे को 6 महीने के अंदर आसमान में उंगली डाल के छेद करना सिखा देंगे, तो कहेगा हो सकता है सर, हमारे सर गुरु जी हैं तो सही बोल रहे होंगे। एक बहुत एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा लिखा गार्जियन है। तो पढ़ा लिखा गार्जियन जो बहुत समझदार है, अगर उसके बच्चे का कम नंबर आता है ना तो उसको पता है कि मेरे बच्चे का कम नंबर इसलिए आया क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। अब बचते हैं बीच वाले,
कहते हैं ना, जिसको जानकारी थोड़ी एवरेज हो जाए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो जानकारी अगर कम हो तो वो बहुत खतरनाक होती है। तो जो थोड़ा सा एक एवरेज पढ़े लिखे गार्जियंस हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो चाहते हैं बहुत जल्दी उनको बच्चों को रिजल्ट मिल जाए, तो उनको ही डील करना जो होता है सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इसका सिंपल तरीका ये है कि आप ईमानदार रहिए। आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग आप पे भरोसा करेंगे ही करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन करेंगे। आप किसी को चीट मत करिए, ठीक है? आप किसी को चीट मत करिए। आप अपने काम को लेकर के ईमानदार रहिए। आप किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको बताइए कि हाँ ये चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, ये काम मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ पहले से। दूसरी चीज़ कि चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी इन्वायरमेंट का हो, कहीं से भी आया हो, अगर उसको सही गाइडेंस आप देते हैं और उस गाइडेंस के साथ साथ आप खुद उसको वो काम करने पे मोटिवेट करते हैं और साथ में बैठते हैं कराने के लिए, करेगा ही। दबाव में भी करेगा। आदमी जब एक ही काम को 10 बार करेगा ना तो उसमें उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा होने ही लगता है। जैसे अगर अभी आपको इस रूम में बैठा करके आप यहाँ इस रूम से सारी चीज़ें निकाल दी जाएँ और निकाल करके एक मैथ का किताब यहाँ रख दिया जाए और रूम में बस एक लाइट जला के छोड़ दिया जाए और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, तो आप आधा घंटा इधर उधर घूमेंगे, टहलेंगे, फिर चुपचाप आके बैठ के मैथ का किताब खोल लेंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो जब बाकी के ऑप्शंस कम हो जाते हैं तो पढ़ाई के प्रति बच्चा जिम्मेदार धीरे धीरे होने लगता है। और इस पैटर्न पे मैंने बहुत सारे बच्चों को इम्प्रूव किया है, सबको नहीं। अगर मेरे पास 100 आए होंगे तो उसमें से 50 इम्प्रूव हुए होंगे। 50 तो ऐसे हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते, तो जो नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए कुछ नहीं किया। बच्चे 3 तरीके के होते हैं, 4 तरीके, जैसे एक एक्सीलेंट होते हैं, एक गुड होते हैं और एक एवरेज होते हैं और एक पुअर होते हैं। तो आप एवरेज और पुअर, जैसे आपको पुअर को एवरेज मिलाना है, एवरेज को गुड मिलाना है, गुड को एक्सीलेंट मिलाना है और एक्सीलेंट को आप आउटस्टैंडिंग में ले जाना है। तो आप क्या करते हैं ऐसा बच्चों के लिए? कभी भी आगे बढ़ना हो उसका एक ही तरीका होता है, कंपटीशन। अगर मैं नॉर्मली किसी बच्चे को 10 सवाल दे के छोड़ दूं कि कल करना है, तो वो उसमें से 2 ही करेगा। कहेगा सर ये 8 तो आ नहीं रहा था, रात में लाइट इन्वर्टर ऑफ हो गया था और सर बिजली बहुत दिन से कटा है, बहुत दिक्कत हो जा रहा है घर पे, बहाने बनाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ये कह दूं तो बगल वाले जो मिश्रा जी का लड़का है वो कल 150 सवाल दिखाया है, अब तुम नहीं दिखा रहे हो, पापा की बेइज्जती करा रहे हो, तो वो अगले दिन 200 लगा के आएगा। सर कैसे आप बात कर रही हैं, पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस कुछ भी करके एक दूसरे से तुलना करके कंपटीशन क्रिएट करिए बच्चों में, तो वो जो एकदम पुअर है वो कुछ दिन बाद एवरेज बन जाएगा, क्योंकि वो देखेगा यार आसपास सब ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। कंपटीशन के थ्रू डेवलपमेंट किया जा सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कंपटीशन इतना ज़्यादा डाल देना है कि करें। नेगेटिव कंपटीशन नहीं डालना है, पॉजिटिव कंपटीशन। ये नहीं कि आप बच्चे को कुछ इतना ज़्यादा प्रेरित कर दें कि कुछ गलत कर ले जा करके, ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव कंपटीशन डेवलप करना है, उसके थ्रू किसी भी बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई 2 बच्चों का नाम आप बताइए। कोई 2 बच्चा तो ऐसा होगा जिसके अंदर आप कंपटीशन की भावना डाल के आज वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचा हो, या क्लास में, स्कूल में। नहीं, 2 क्या, ऐसे तो सैकड़ों बच्चे होंगे। उसमें से कुछ के तो नाम भी मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं 1-2 बच्चों का नाम आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ICSE बोर्ड की एक लड़की आई, वो इंग्लिश में फेल हो गई थी, ठीक है। उसको रिपीट करना था क्लास, उसको रिपीट करना था, और क्लास कौन सा रहा? उसका क्लास था 9th में फेल हुई थी, सॉरी 10th में हुई थी, और 10th दोबारा रिपीट हो रहा था। अब उसको 11th में प्रमोशन लेना था, तो 10th उसका दोबारा रिपीट हो रहा था, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो जो सिंपल स्पेलिंग होते हैं ना, दैट, दीज, दोज, इस तरह के स्पेलिंग्स भी कभी कभी गलत लिखती थी। तो आप सोच करके देखिए, कहाँ ICSE बोर्ड, कहाँ ICSE के इंग्लिश का लेवल। उस बच्ची को जो है 6 महीने या 8 महीने मुझे समय लगा। मैंने उसके साथ पहले तो उसको सही चीज़ बताया कि कैसे पढ़ने का है, और अगर वो नहीं मानती थी तो फिर मैं कभी कभी उसको मारता भी था, जलील भी करता था, छोटे बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती भी करता था, कंपटीशन की भावना भी पैदा करता था। कुछ भी करके वो बच्ची जो है वो अगले साल जो है वो 77% मार्क्स ला करके पास हुई, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि उसकी माँ जब मेरे पास आई थी उसको लेकर के, तो वो रो रही थी, और जब यहाँ से वो बच्ची गई तो फिर वो खुश थी कि हाँ अब प्रमोट हो गई, अब आगे जाएगी। एक ये बच्चा हो गया, और एक बच्चा और है। मैं इसी में एक सवाल पूछ चाहूँगा। हाँ। तो उसमें आप
कि जैसे आप बता रहे उसकी माँ आई थी, बहुत रो रही थी, उसके आप माता पिता को समझाए कैसे? उस समय तो वो लोग काफ़ी घबराए होंगे, तो उसमें आपका इसमें रोल माता पिता को समझाने में कैसा रहा? माता पिता को समझाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप उनको छोटे छोटे लक्ष्य दीजिए। जैसे बच्चा नया नया आया, हाँ, अब माँ बाप तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो मुझे अपने काम से ही उनके सामने कुछ प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो उनको कहिए कि मैम आप 10 दिन बाद एक बार फिर मेरे से मिलने आइएगा और 10 दिन में क्या काम मैंने इसको कराया है ये देखिएगा, या 1 हफ्ते बाद आइएगा। तो अब 7 दिन का मान लो मैंने समय ले लिया, अब 7 दिन बाद जो है मैम आएंगी तो वो बैठेंगी, तो उस 7 दिन के अंदर मैं बच्चे को इतना मेहनत कराया रहूँगा, इतने सारे कॉपीज़ पे काम कराया रहूँगा कि उनके सामने मैं दिखा सकूँ कि मैम देखिए मेरे आने से, यहाँ पे आने से 1 हफ्ते पहले आपका बच्चा 1 हफ्ते में ये पढ़ा था और यहाँ आने के बाद 1 हफ्ते में ये पढ़ा है। अंतर दिख रहा है मैम आपको? अंतर दिखेगा तो विश्वास बनेगा। अगले हफ्ते थोड़ा सा और मेहनत कराएंगे। ऐसे थोड़ा करके जो है वो गार्जियंस जो है वो समझ जाते हैं कि ये आदमी जो है वो मेरे बच्चे के लिए ठीक है, ईमानदार है और ये काम करेगा, और ऐसा ही चलता है। दूसरे बच्चों के बारे में आपने, अब 2 बच्चों का नाम जैसे आपने दिया था, हाँ, तब दूसरे बच्चे के बारे में ही बता। दूसरे बच्चे के बारे में बता दे तो यही अपने कॉलोनी का ही बच्चा है, छोटा बच्चा है। बचपन में उसका जन्म हुआ तो कुछ उसको फिजिकली वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं था, और जन्म लेने के कुछ समय के बाद जो था वो काफ़ी दिनों तक जो उसका मेडिकल इलाज चल रहा था उस पर बहुत सारा पैसा भी उसके घर वालों ने लगाया और किसी तरह से उसको बचाया गया। बचा लेने के बाद से धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू करता है, प्लेवे पढ़ता है, LKG पढ़ता है। उसके बाद जब वो मेरे पास आया पढ़ने के लिए तो मैंने नोटिस किया कि इसके लिखने, समझने, सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी एवरेज है बाकी बच्चों से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा कम है। तो मुझे ये पता था कि जिसको नेचुरली थोड़ा भगवान ने कमज़ोर बनाया है ना वो भी आगे बढ़ सकता है, बस उसको बाकी लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले एक टारगेट बनाया कि मैं 2 महीना 3 महीना सिर्फ और सिर्फ इसके राइटिंग पे काम करूँगा। हमेशा एक चीज़ उठाइए, आप राइटिंग ले लीजिए, राइटिंग सेलेक्ट कर लिए, 3 महीना केवल राइटिंग लिखवाना है इसको, और राइटिंग इतना लिखवा देना है कि उतना पूरे क्लास के बच्चे मिल के ना लिखे हो जितना ये लिखा 1 महीने के अंदर। जैसे 500 पन्ने का एक एवरेज बना दिए, अब उस बच्चे को 500 पन्ने का लिखवाना है। और इस तरीके से जब वो लिखेगा तो लिखने से 2 फायदे होंगे। पहले तो वो एक जगह बैठना सीखेगा, पहले तो बैठेगा नहीं, इधर उधर करता था, लेकिन अब वो बैठना सीखेगा, कंसंट्रेट करना सीखेगा, तो लिखने से कई फायदे हैं। दूसरी चीज़, उसका हाथ एकाग्र होकर चलना शुरू हो जाएगा, और जब एक ही जगह पे आप बार बार हाथ चलाएंगे प्रॉपरली तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। चाहे कोई भी बच्चा धरती पे हो, कोई भी बच्चा हो, रोज आप उसको लिखवाइए, राइटिंग इंप्रूव होगी। उसको बस सही डायरेक्शन दे दीजिए कि आपको लिखना कैसे है, साथ में रहिए, थोड़ा बदमाशी करेगा, झेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस तरह के तमाम बच्चे हैं, लेकिन एक दो बच्चे थे जिनका दिमाग में मेरे पास इस समय नाम था, तो मैंने बताया। सुबह उठ के आपकी क्या भावना, एक सुबह आप जब उठते हैं तो आपको क्या लगता है कोचिंग के प्रति या बच्चों के घर जाने के, पढ़ाने के प्रति, क्या आपकी भावना क्या रहती है उस समय? सबसे पहले तो सुबह किसी को भी उठ करके, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को ये संदेश मैं दे रहा हूँ यहाँ से, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप जो भी काम करते हैं, आप ये मानिए सुबह उठने के बाद आपको पता है कि इस काम को करने वाले आपसे 1000 लोग बेहतर समाज में हैं, लेकिन सुबह उठ करके आपको यही कहना है कि मेरे जैसा कोई टीचर नहीं है, मैं सबसे बेस्ट हूँ और आज मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा, आज मैं अपना सबसे ज़्यादा मेहनत करके लोगों को दिखाऊंगा, आज मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों की ज़िंदगी बदल सकूं। इस सोच के साथ उठना है, चाहे आप कोई भी हो, है ना। अगर कोई भिखारी भी है, अगर वो ये सोच के उठे कि मैं तो अंबानी बनूंगा, तो उसके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम यही करना है कि आप जो भी काम करेंगे आज दिन भर में, ये मान के चलिए कि आज सबसे बेस्ट मैं ही करूंगा इस काम को दुनिया में, आज मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, या आज मेरे से अच्छा कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, आज मेरे से अच्छा कोई, जो भी काम आप करते हैं, ये मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। इसी सोच के साथ सुबह उठता हूँ, कॉपी किताब हाथ में मेरे 16-17 घंटा रहता है, 16-17 घंटे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, बीच बीच में खाने के लिए रेस्ट हो गया, जो नॉर्मल रेस्ट है, कभी कभार छुट्टी भी हो गई, छुट्टी बहुत कोशिश करता हूँ कि कोचिंग वगैरह ना बंद करूँ, और
जहाँ तक हो सके जो बच्चे मेरे से घर पे पढ़ते हैं, अगर उनके यहाँ मैं नहीं जा पाता हूँ तो मैं उनको ज़रूर कहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ आकर के पढ़ो, ताकि उनका एब्सेंस ना हो, वो डेली पढ़ाई से जुड़े हुए रहें। उसमें से कुछ बच्चे एक्टिव हैं, वो काम करते हैं, कुछ लापरवाही करते हैं, लेकिन फ्यूचर में अच्छा करेंगे। जैसे आप बता रहे हैं 500 मीटर, पादरी बाजार में 500 मीटर के अंदर तमाम कोचिंग संस्थाएं खुलेंगी हैं, तो इसमें आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आपको कंपटीशन किससे करना है, जो आपको कॉम्पिटिट कर रहा हो इस समय? देखिए, वैसे तो फिल्मी डायलॉग है कि कंपटीशन दूसरों से नहीं अपने आप से किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन आप हर उस व्यक्ति से करेंगे जो आसपास है। अगर सामने वाला कोचिंग 2 बजे खोल देता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1:50 पे जाके अगले दिन कोचिंग खोलूं, उससे 10 मिनट पहले। अगर सामने वाला 6 बजे तक पढ़ा रहा है तो मैं कोशिश करूंगा मैं 6:30 बजे तक पढ़ाऊं। ठीक है, तो कंपटीशन सबसे है, दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन जो बाकी कोचिंग्स हैं उसके वजह से भी सबको फायदा है। फायदा ये है कि वो अगर नहीं रहते तो इतने सारे बच्चे पादरी बाजार में नहीं रुकते पढ़ने के लिए, वो सब बाहर जाते पढ़ने के लिए। एक कोचिंग खोलने से कुछ नहीं होता। जहाँ 10 दुकानें होती हैं वहाँ पे ग्राहक ज़्यादा आते हैं, जहाँ एक दुकान होता है वहाँ हब होता है, तो दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोचिंग का जहाँ हब है, जैसे दिल्ली है, हर लाइन से 100 कोचिंग्स हैं और सब में 100 बच्चे भरे हुए हैं। तो इसका मतलब कुछ लोग ये कहते हैं बहुत ज़्यादा दुकान खुल गया तो हमारा बिक्री नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे लोग गधे होते हैं। जबकि ज़्यादा दुकान खुल गया तो ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो मार्केट बन जाएगा, है ना। तो कंपटीशन सबसे करना है, लड़ना सबसे है, दिमाग में लड़ना है, बाहर निकल के नहीं लड़ना है। गुस्सा सबके ऊपर होना है, लेकिन गुस्सा दिखाना है, रियलिटी में होना नहीं। गुस्सा दिखाया जाता है, किया नहीं जाता है, याद रखिए। तो इसी के साथ हम इंटरव्यू समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रांजल जी बहुत दूर से गोरखपुर में हमारे यहाँ पधारे हैं और आकर के इन्होंने हमारे कोचिंग के बारे में जानने की कोशिश की है, और अपने सारे सिद्धार्थ क्लासेस के टीचर्स, बच्चों और मुझे जानने वाले जितने लोग हैं, मैं सबके तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए समय इतना आपने मुझे दिया। और इसी तरीके से फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि आप आएँ ज़रूर, हमारे आपके बीच में बहुत सारी बातचीत हो इस बारे में। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने दर्शकों की तरफ से कि आप ज़रूर पधारें, कम से कम 6 महीने में एक ही बार आएँ, लेकिन आकर के इंटरव्यू लेते रहें। फिर मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।